चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटिक्स से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। यह वीडियो बीपीएससी एग्ज़ाम, एडीयू बैच, टीचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर वो एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटिक्स से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं वो काफ़ी उस एग्ज़ाम में के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आए। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 42वां, ऑप्शन नंबर बी 50वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा सी नंबर 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल से संबंधित है, जो 1985 में इसे बनाया गया था और उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी। 1985 में दल बदल कानून को डाला गया था और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। भारतीय संविधान में इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में इसे दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया तथा 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें कई और नए प्रावधान किए गए थे। 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें कई और प्रावधान दिए गए थे। इसके साथ अगर हम बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की कि 44वें संविधान संशोधन में क्या है, तो इसके अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। 448 में याद रखिएगा, 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसे वैधानिक या कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया था। मूल संविधान में संपत्ति का आधार का वर्णन आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट के अंतर्गत था, लेकिन बाद में इसे हटा करके इसे अभी आर्टिकल 300 के ए में कानूनी अधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। अब देखते हैं 50वां संविधान संशोधन क्या होता है। 50वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 33 की बात की गई है। आर्टिकल 33 की बात की गई है, अनुच्छेद 33। आर्टिकल 33 में कहा गया है कि सशस्त्र बलों या खुफिया संगठन के लिए बनाया गया है। इन सशस्त्र बलों या खुफिया संगठन या किसी सैन्य अधिकारी जो काम करते हैं उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की कुछ सीमाओं का डिटेल आर्टिकल 33 में किया गया है और इसे 50वें संविधान संशोधन के अंतर्गत रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत अस्पष्टता यानी कि छुआछूत के लिए संबंधित है, अस्पष्टता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है। ए नंबर अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में, अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ, किसी भी समुदाय के सदस्य के साथ। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में कहने का यह अर्थ हो रहा है कि न्यायालय को यह अधिकार है कि वह केस में किसी भी प्रकार के अपराध का गठन कर सकता है और इसमें एक स्पेशल टाइप के अपराध की बात कर रही है, वैसा अपराध जो अस्पष्टता यानी कि छुआछूत को लेकर किया जा रहा हो। यदि हम सही ऑप्शन हो गया ए नंबर, यदि किसी अनुसूचित जाति के सदस्य के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जो छुआछूत की श्रेणी में आता है तो उसे न्यायालय अपराध गठित माना जा सकता है। न्यायालय के द्वारा अपराध गठित किया जा सकता है या कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अस्पष्टता का उन्मूलन कर रहा है और वो एक अपराधी है। अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955, अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955
1955 का नाम बदलकर इसे 1976 कर दिया गया था। या कह सकते हैं कि 1955 में अस्पष्टता निवारण अधिनियम लाया गया था, लेकिन ये उसमें 1976 में इसमें काफ़ी फेरबदल किए गए थे। 1955 में जो नियम लाया गया था वो उतने सशक्त नहीं थे, जिससे 1976 में फिर से फेरबदल करके इसे काफ़ी सशक्त रूप से लगाया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पष्टता को एक असंवैधानिक अधिकार घोषित करता है। अस्पष्टता को असंवैधानिक घोषित करता है, यानी कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। इसे छुआछूत या अस्पष्टता का उल्लंघन किया माना जाएगा। अस्पष्टता के आधार पर भेदभाव को दंडनीय अपराध माना गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है? नैतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, सी नंबर वैधानिक अधिकार है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो मतदान का अधिकार नागरिकों के लिए एक वैधानिक अधिकार है। मतदान का अधिकार नागरिकों का एक वैधानिक अधिकार है। हमारे देश में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसे हम एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी कहते हैं, जिसमें भारतीय संविधान के अनुसार हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा का है वह मतदान दे सकता है। हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा का है वो मतदान दे सकता है, और व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब उसे 1 वोट और 1 वैल्यू के आधार पर रखा जाता है, यानी कि हर एक व्यक्ति के वोट को उचित और बराबर सम्मान दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने मतदान देने को उच्चतम न्यायालय के द्वारा मतदान देने के अधिकार को वैधानिक अधिकार माना है। आर्टिकल 326 के अंतर्गत लोकसभा अथवा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार पर संपन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 326 इसके अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर कराए जाते हैं। आर्टिकल 324 इसके अंतर्गत चुनाव आयोग या निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग या निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, संविधान संशोधन नंबर 61वां संविधान संशोधन 1988, ध्यान दीजिएगा यहाँ लास्ट में 8 लिखा हुआ है। 1988 61वां संविधान संशोधन 1988 में वयस्क मताधिकार की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। ये देखिए 1 और 8 18वां वर्ष 61वां संविधान संशोधन में वयस्क मताधिकार की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और इस समय 1988 में हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो समान आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वह विकल्प को चुनें जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन को चुनना है जो विकास के विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता है। विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादन आवृत्ति में सुधार, ऑप्शन नंबर बी वितरण या श्रृंखला नेटवर्क की उन्नति, ऑप्शन नंबर सी तकनीकी उन्नयन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। आर्थिक वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था के सभी घटकों में सुधार की आवश्यकता होती है, यानी कि सभी घटकों को एक साथ हमें लेकर के चलना पड़ेगा। आर्थिक वृद्धि की प्राकृतिक संसाधनों में आर्थिक वृद्धि के प्राकृतिक संसाधन मानवीय संसाधन के विकास बेहतर प्रबंध करना अनिवार्य है। यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने मानवीय संसाधन को सुदृढ़ और उसे डेवलप करें।
प्राकृतिक संसाधन को अधिक कार्यकुशल बेहतर ढंग से प्रयोग करने के लिए मानवीय संसाधन की आवश्यकता होती है। आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का बेहतर विकास करना प्रथम शर्त है कि बिना आधारभूत संरचना के आर्थिक विकास संभव नहीं। और आधारभूत संरचना लगाने के लिए हमें मानवीय संरचना या मानवीय संसाधन को हमें डेवलप करना पड़ेगा। चलिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है? कर सकते हैं, राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 249, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 250, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 251। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 249 में संसद को राष्ट्रहित यानी कि जहां पर राष्ट्र के हित की भावना की जा रही हो उस समय में वो राज्य सूची में कानून बना सकता है। आर्टिकल 249 के अंतर्गत बात करते हैं। आर्टिकल 249 है क्या? तो संविधान के भाग 11 में भाग 11 में राज्य के बीच संघ तथा राज्य के बीच संबंधों का वर्णन है। संघ तथा राज्य के बीच संबंधों का वर्णन है तथा सेपरेशन ऑफ पावर के कुछ प्रावधान भी इसे मिलते हैं, जिसमें शक्तियों को दोनों में राज्य और संघ के बीच बांट दिया गया है। ये जो होता है, ये भाग 12 जो है वो आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 263 तक है। भाग 12 आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 263 तक है। और इसी भाग 12 में अनुसूची 7 यानी कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन किया गया है। अनुसूची 7 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं एक एक करके आर्टिकल को। आर्टिकल 245 को अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 245 में संसद और राज्य विधायिका के कानूनों की सीमा का निर्धारण किया गया है। यानी कि संसद या राज्य विधायिक मंडल कितने हद तक कानून में फेरबदल कर सकते हैं, उसकी सीमा का निर्धारण किया गया है। आर्टिकल 246 में यूनियन, जिसे हम कहते हैं संघ, राज्य, समवर्ती सूची के तहत विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। आर्टिकल 246 संघ, राज्य और समवर्ती संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के तहत विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 249 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 249 में संसद को यह कानून है, यह अधिकार है कि वह राष्ट्रहित को लेकर के राज्य सूची में कानून बना सकता है। आर्टिकल 250 के अंतर्गत संसद को आपात उद्घोषणा के समय परिवर्तन होने पर राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 249 में राष्ट्रहित को लेकर कानून बनाना है राज्य सूची में, और आर्टिकल 250 में आपात उद्घोषणा की स्थिति में राज्य सूची पर वो कानून बना सकता है। आर्टिकल 251 आर्टिकल 251 की बात करते हैं तो उसमें है आर्टिकल 251 में 249 और 50 दोनों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 251 में 49 और 50 में दोनों को मिला दिया गया है। आर्टिकल 251 के द्वारा संसद द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 249 और 250 के अधीन बनाए गए विधियों और राज्य विधानमंडल बनाई गई विधियों को असंगति का वर्णन कर सकता है। यानी कि इसमें अगर कोई नियम या कानून बनते हैं तो उस कंडीशन में संसद फिर से कानून बना सकता है और इसमें संसद के नियम को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आर्टिकल 254 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 254 आर्टिकल 254 में लिखा गया है कि संघ या राज्य में असंगति या मतभेद होने पर केंद्र के द्वारा बनाए गए नियम को मान्यता दी जाएगी।
केंद्र के द्वारा बनाए गए नियम को मान्यता दी जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी या कब की थी? फरवरी 1946 में, मई 1946 में, दिसंबर 1946, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। हम इस क्वेश्चन को बारी बारी से डेट बाय डेट देखते जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो गया। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत दिसंबर 1946 में की थी। दिसंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत दिसंबर 1946 में की गई थी। इसमें संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को कराया गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को। पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में ही किए गए थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है संविधान सभा की मांग की, तो सबसे पहला डेट आता है 1934। 1934 में संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय द्वारा 1934 में लाया गया था। सबसे पहले 1934 में संविधान सभा का विचार की बात कर रहे हैं। संविधान सभा की विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। ठीक अगले साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी मांग की गई थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की गई थी। ध्यान दीजिएगा, 1934 में केवल एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग कर दी। अब आ जाते हैं ब्रिटिश की तरफ से। तो ब्रिटिश की तरफ से 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, जो 8 अगस्त को आया गया था। 8 अगस्त 1940 को भारत में ब्रिटिश की तरफ से अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम माना था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। भारत का जो संविधान है वो भारत के द्वारा या भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के रूप में फेमस हुआ था, जो 8 अगस्त 1940 को भारत में आया था। अगला पॉइंट हो जाता है 1942। ये मार्च की बात हो रही है। 1942 मार्च में संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने के विचार क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले स्वीकार किए थे। ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले 1942 में संविधान सभा की गठन की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था। अब बात है क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत आने का इसका एक ही उद्देश्य था कि ये भारत को डोमिनियन स्टेट, यानी कि एक ऐसा स्टेट जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे सुपीरियर रहेगी, लेकिन इंटरनल अफेयर की सारी पावर इंडियंस को प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस तरह के एक डोमिनियन स्टेट बनाने का प्रावधान लेकर के क्रिप्स मिशन भारत आया था, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारतीयों से सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होने के लिए अनुरोध करना था। इसी बात को मानने के लिए क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान संशोधन या संविधान के गठन की बात, संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया था और साथ ही साथ भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की बात भी रखी थी। अगला डेट होता है 1946। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है 1946। क्रिप्स मिशन के जाने के बाद 1946 में, क्रिप्स मिशन 1942 में जाने के बाद 1946 में संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पारित हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पारित हुआ। और यहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के कारण प्रस्ताव हुआ था, और आंसर हो गया कैबिनेट मिशन। ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा के निर्माण
कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से पारित हुआ था और इसमें 3 लोग जुड़े थे। इस कैबिनेट मिशन में प्रमुख रूप से 3 लोग आए थे, जिसमें मुख्य रूप से अध्यक्ष जो इसके हुए वो पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, और अन्य 2 में A.V. अलेक्जेंडर और स्टैमफोर्ड क्रिप्स। A.V. अलेक्जेंडर और स्टैमफोर्ड क्रिप्स ये दोनों कैबिनेट मिशन के तहत इंडिया में आए थे और इन्होंने संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पारित किया था। इसी के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाना था, लेकिन मुस्लिम लीग के द्वारा इसका विरोध कर दिया गया, जिसके कारण संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दूसरी बैठक हमारी हुई है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में की अध्यक्षता जो थी वो, या कह सकते हो जो स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद ही थे, लेकिन इसकी अध्यक्षता मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तीसरी बैठक यानी कि 1946 में 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक कराई गई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक भी थी और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 395, ऑप्शन नंबर बी 400, ऑप्शन नंबर सी 405। देखिए, अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 395 अनुच्छेद हैं। मूल रूप से कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के मूल संविधान के में भाग 22, ध्यान दीजिएगा, भाग 22, अनुसूची 8 और अनुच्छेद 395 है। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो भाग 25, अनुसूची 12 और अनुच्छेदों की संख्या अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 450 से अधिक अनुच्छेद है, लेकिन मूल संविधान में 395 ही वर्णित किया गया है। बाकी अनुच्छेद किसी दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत ABC करके डाले गए हैं। वर्तमान समय भारतीय संविधान में भागों की संख्या 25 है, अनुसूचियों की संख्या 12 है और अनुकूल अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी ऊपर है। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था, जो भूमि सुधार से संबंधित था। 9वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 9वीं अनुसूची को 1951 जो भूमि सुधार से संबंधित था। 10वीं अनुसूची को 1985 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया था, जो दल बदल कानून से संबंधित था, 1985 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 जो पंचायती राज से संबंधित है और इसे पूर्ण रूप से पारित 1993 में कर दिया गया था। और लास्ट 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन, यह भी सेम ईयर 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिका का प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में नगर ग्राम पंचायत और 12वीं में नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष में नेपाल नरेश की सहमति है। ऑप्शन नंबर बी, 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन किया गया। ऑप्शन नंबर सी, संघर्ष को सफल बनाने के लिए विदेशी आक्रमण किए गए। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करते हैं तो नेपाल में लोकतंत्र के लिए 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन किया गया है। 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन को क्या जो परिणाम निकला वो ये निकला कि 24 अप्रैल 2006 में नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने अपनी शक्तियों को सीमित करते हुए संसद को बहाल कर सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को दे दी। अपनी शक्तियों को सीमित करते हुए सारी सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को प्रोवाइड करा दी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जनता का संघर्ष। ऑप्शन नंबर बी, उपनिवेशों का स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी, विदेशी शासन का आक्रमण। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो सही ऑप्शन में सहायक नहीं माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया विदेशी शासक का आक्रमण। विदेशी शासक का आक्रमण है जो किसी भी प्रकार से लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र की बात करते हैं तो आधुनिक लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई थी वह 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस से या कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री से शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत का संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया चुनी गई थी। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एस. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। यहाँ एक नाम आता है एम.एस. जिन्ना जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, भारत की संवैधानिक सभा का प्रथम अधिवेशन फर्स्ट सेशन जनवरी 1947 में हुआ। देखिए यहाँ जनवरी लिखा हुआ और 1947 ये भी गलत है, क्योंकि फर्स्ट अधिवेशन जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि 9 दिसंबर को 1946 में पहला अधिवेशन किया गया था। इस हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन हो गया वो हो गया ए नंबर। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संवैधानिक सभा को चुनी गई थी।